नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेपोलियन हिल की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में, जिससे हम सीखने वाले हैं कि क्यों हमें एक पावरफुल माइंडसेट की जरूरत होती है लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में सक्सेसफुल होने के लिए, और क्या सचमुच में बर्निंग डिजायर हमारे सक्सेसफुल होने में एक अहम भूमिका निभाती है या फिर नहीं, और किस तरह से हर इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस बुक के थ्रू जानेंगे और अंत में हम बात करेंगे इस बुक के मेन थीम के बारे में भी। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए। Hi guys, welcome back to our channel Growshal. So keep watching Growshal and keep growing together. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So let's get started. यह वीडियो वर्ल्ड्स फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच पर है, जो एक सेल्फ हेल्प बुक है और इसके ऑथर नेपोलियन हिल हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक अत्यंत प्रभावशाली पुस्तकों में से एक है जो हमें लाइफ में सक्सेस अचीव करने का रास्ता बताती है। ऑथर नेपोलियन हिल को इस बुक को लिखने की प्रेरणा बिजनेस मैग्नेट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी के सक्सेस फॉर्मूला से मिली। उन्होंने इस बुक को लिखने के लिए कई हजारों लोगों का इंटरव्यू किया जो अपनी लाइफ में हाईली सक्सेसफुल थे। उन सभी की लाइफ को डीपली एनालिसिस करने के बाद कुछ फैक्टर्स सामने आए जो उन सभी में कॉमन थे। इन सभी कॉमन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए ऑथर नेपोलियन हिल ने 13 प्रिंसिपल्स के रूप में रिच बनने की फिलॉसफी का बहुत ही आसान भाषा में इस बुक में बखान किया है, जिसे यदि कोई भी व्यक्ति एज इट इज इम्प्लीमेंट करता है तो वह व्यक्ति आसानी से किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है। नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर नंबर 1, थॉट्स आर थिंग। विचार ही वस्तु है। द मैन हु थॉट हिज वे इनटू पार्टनरशिप विद थॉमसे एडिसन। यह बिल्कुल सच है कि विचार ही वस्तु हैं और वे बेहद शक्तिशाली वस्तु हैं। यह कहानी है एडविन सी बार्न्स की, जो थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए काम करना नहीं। और यह एडविन सी बार्न्स की एक डेफिनेट बर्निंग डिजायर थी जिसे वो रियलिटी में बदलना चाहते थे, किंतु उनके सामने दो बड़ी समस्याएं थी। पहली ये कि वे थॉमस एडिसन को नहीं जानते थे और दूसरी ये कि उनके पास न्यू जर्सी स्थान पर जाने के लिए रेल के किराए तक के पैसे नहीं थे। फिर भी इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए एडविन सी बार्न्स एक दिन मिस्टर थॉमस एडिसन के पास पहुंच ही गए। स्टार्टिंग में एडविन को मिस्टर थॉमस एडिसन के ऑफिस में बहुत कम सैलरी पर काम करने का अवसर मिला। धीरे धीरे समय गुजरता गया और मिस्टर थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने की एडविन की डिजायर और अधिक प्रबल होती गई, किंतु इतने लंबे समय के बाद भी वे अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए थे। फिर उन्हें वह अवसर मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। वह अपॉर्चुनिटी उन्हें एक टेम्पररी डिफीट के रूप में मिली। वो कैसे? मिस्टर थॉमस एडिसन ने एक ब्रांड न्यू ऑफिस डिवाइस बनाया था जिसे उस समय एडिसन डिक्टेटिंग मशीन का नाम दिया गया। उनके सेल्समैन इस मशीन को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे। वे मानते थे कि इसे आसानी से नहीं बेचा जा सकता, और यहीं पर एडविन को उसकी अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि उस मशीन में एडविन और उसके इन्वेंटर मिस्टर थॉमस एडिसन के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति का कोई इंटरेस्ट नहीं था। एडविन जानते थे कि वे एडिसन डिक्टेटिंग मशीन को बेच सकते हैं, और उन्होंने उस मशीन को बेचा और इतने सक्सेसफुल तरीके से बेचा कि मिस्टर थॉमस एडिसन ने उन्हें उस मशीन का पूरे देश भर में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और इस तरह से मिस्टर थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने की एडविन सी बार्न्स की बर्निंग डिजायर सफल हुई, और इसके साथ ही उन्होंने यह भी प्रूव कर दिखाया कि कोई भी इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। ऑथर कहते हैं कि आपको सिर्फ एक दमदार विचार की जरूरत है, क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन में सफलता आने से पहले अस्थायी पराजय या असफलता जरूर आती है। एक गोल्डन स्टेटमेंट भी है, फेलियर उन्हीं को मिलता है जो फेलियर कॉन्शियस होते हैं, और सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो सक्सेस कॉन्शियस होते हैं। इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वह हासिल कर सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं इस बुक में मेंशन रिच बनने की फिलॉसफी के 13 प्रिंसिपल्स के बारे में। प्रिंसिपल नंबर 1, डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। ऑथर का कहना है कि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने का स्टार्टिंग पॉइंट एक बर्निंग डिजायर का होना है, और रिच बनने की इस इंटेंस डिजायर को रियलिटी में चेंज करने का सिर्फ एक तरीका है, और इस तरीके में 6 डेफिनेट प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, फिक्स इन योर माइंड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी यू डिजायर। मीन्स अपने माइंड में पैसे की वह निश्चित मात्रा डिसाइड करें जिसको पाने की आप में बर्निंग डिजायर है। मैं ढेर सारा पैसा चाहता हूँ, केवल इतना ही कहना काफ़ी नहीं है। बी डेफिनेट। स्टेप नंबर 2, डिटरमाइन एग्जैक्टली व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न फॉर द मनी यू डिजायर। मीन्स यह डिसाइड करें कि जिस पैसे को पाने की आप में बर्निंग डिजायर है उसके बदले में आप क्या देना चाहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में फ्री में कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। स्टेप नंबर 3, एस्टैब्लिश ए डेफिनेट डेट, यानी एक निश्चित डेट डिसाइड करें कि जब तक आप अपनी डिजायर्ड मनी को प्राप्त कर लेंगे। स्टेप नंबर 4, क्रिएट ए डेफिनेट प्लान,
यानी एक निश्चित प्लान बना लें जिसके थ्रू आप अपनी इंटेंस डिजायर को रियलिटी बनाएंगे और फिर उस प्लान को एक्शन में ले आइए। स्टेप नंबर 5, राइट आउट ए क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी, time limit and state what you intend to give in return for the money and also describe that definite plan। मीन्स आप कितना पैसा हासिल करना चाहते हैं, उसकी समय सीमा और आप उस धनराशि के बदले में क्या देना चाहते हैं और वह पर्टिकुलर प्लान जिसके थ्रू आप इस धनराशि को हासिल करना चाहते हैं। इन सब का स्पष्ट और संक्षिप्त स्टेटमेंट लिख लें। स्टेप नंबर 6, रीड योर रिटन स्टेटमेंट अलाउड 2 times डेली। अपनी लिखी हुई स्टेटमेंट को जोर से दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठते ही। और इसके साथ ही यह फील करें कि आपके पास अभी उतना पैसा मौजूद है। यह बेहद ज़रूरी है कि आप इन 6 स्टेप्स में बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और स्पेशली स्टेप नंबर 6 को। यह सिद्धांत न सिर्फ दौलत कमाने बल्कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कंपलसरी है। ऑथर कहते हैं कि माइंड की कोई लिमिट नहीं है सिवाय उनके जिन्हें हम मान लेते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि गरीबी और अमीरी दोनों ही विचार की संतानें हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, फेथ, विजुअलाइजेशन ऑफ एंड बिलीफ इन अटेनमेंट ऑफ डिजायर। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक बर्निंग डिजायर के होने से ही कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बचे हुए 12 प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से एक है फेथ यानी आस्था यानी विश्वास। ऑथर बताते हैं कि फेथ एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसे आप ऑटो सजेशन प्रिंसिपल को यूज करके क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एडविन सी बार्न्स की एक बर्निंग डिजायर थी कि वे सदी के महान आविष्कारक मिस्टर थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे और इसके साथ ही उन्हें इस बात का विश्वास भी था कि वे एक दिन मिस्टर थॉमस एडिसन के बिजनेस पार्टनर जरूर बनेंगे। और इसी फेथ और बिलीफ की वजह से वे अपने डिजायर को रियलिटी बना पाए, क्योंकि फेथ और बिलीफ ही फेलियर का इकलौता एंटीडोट है। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी चीज़ के रिगार्डिंग बार बार सेम इंस्ट्रक्शन देते हो तो आपका उसके प्रति फेथ डेवलप होने लगता है, चाहे आपका वह थॉट सही हो या गलत। एक स्टेटमेंट भी है, इफ ए मैन रिपीट्स ए लाई ओवर एंड ओवर ही विल इवेंचुअली एक्सेप्ट द लाई एज ट्रूथ। मीन्स यदि कोई इंसान बार बार किसी झूठ को रिपीट करता है तो इवेंचुअली वह उस झूठ को सच मान लेता है। अनदर 2 lines फ्रॉम दिस चैप्टर, Life's battle don't always go to the stronger or faster man, but soon or late the man who wins is the man who thinks he can। इसका मतलब है जीवन के युद्ध में हमेशा वह नहीं जीतता जो सबसे ज़्यादा ताकतवर या तेज होता है, बल्कि जल्दी या देर से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। प्रिंसिपल नंबर 3, ऑटो सजेशन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। ऑटो सजेशन मीन्स खुद को दिया गया सुझाव। कई फिलोसोफर्स का ये कहना है कि इंसान अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, किंतु ज़्यादातर यह बताना भूल गए कि वह अपने भाग्य का निर्माता क्यों है। इसका आंसर आपको इस बुक से मिलता है, क्योंकि इंसान के पास अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने की पावर है। वो है पावर ऑफ ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन प्रिंसिपल के बिना कोई भी थॉट, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर नहीं कर सकता। तो चलिए अब हम चलते हैं डिजायर वाले प्रिंसिपल्स के उन 6 स्टेप्स पर जिनको हमें फॉलो करना है, और फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑटो सजेशन। सो गाइज, आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हमें उन 6 स्टेप्स को पेपर पर नोट डाउन करना है, जिसमें डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी, डेफिनेट डेट, प्लान एंड योर सर्विस एटसेट्रा इंक्लूड हो। एंड गाइज, इसे आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। सो नाउ लिसन दिस वेरी केयरफुली। हियर इज द एग्जाम्पल। 1 जनवरी 2025 तक मेरे पास 5 करोड़ रुपए होंगे, जो इस दौरान मेरे पास टाइम टू टाइम वेरियस अमाउंट्स में आएंगे, और उस पैसे के बदले में मैं एज ए मार्केटर, एज ए यूट्यूबर, एज ए सेल्समैन एटसेट्रा अपने मोस्ट एफिशिएंट वे से सर्विस दूंगा और फुलेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी एंड बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी से अपनी सर्विस प्रोवाइड करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा, और मेरा फेथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं इस अमाउंट ऑफ मनी को अपनी आंखों के सामने अभी देख सकता हूँ और इसे फील कर सकता हूँ। यह मेरा वेट कर रहा है कि यह मेरे पास आए और उस रेशियो में आए जिस रेशियो में मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करूँगा, और मैं उस प्लान का इंटेंसली वेट कर रहा हूँ जिसके थ्रू मैं इसे हासिल कर पाऊँ। और जैसे ही वह प्लान मुझे मिलता है मैं उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। सो गाइज, इस स्टेटमेंट को सही तरीके से प्रैक्टिस करने की 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1, किसी शांत जगह पर आपको स्टेटमेंट को लाउडली रिपीट करना है और फील करना है। नंबर 2, ऐसा आपको दिन में 2 टाइम्स करना है।
ऑथर कहते हैं कि सिर्फ शब्दों को पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा और इससे आपको तब तक अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जब तक कि आप इसे पूरे विश्वास और भावना से फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि अनइमोशनल वर्ड्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। ऑथर बताते हैं कि नॉलेज 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज जनरल नॉलेज एंड सेकंड वन इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज चाहे कितनी भी क्वांटिटी और वैरायटी में हो, रिच बनने के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है बजाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज की। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 2 डॉक्टर हैं, एक नॉर्मल और दूसरा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो शरीर के किसी भी एक पार्ट का स्पेशलिस्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट एटसेट्रा। तो आप यह इजीली अनुमान लगा सकते हो कि कौन से वाला डॉक्टर ज़्यादा अर्न करता है। ऑथर यह बताते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को यह सिखाने में बिल्कुल असमर्थ है कि नॉलेज को एक्वायर करने के बाद उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज और यूज किया जाता है, और यही सीखना लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक फेमस कोट भी है, द वे ऑफ सक्सेस इज द वे ऑफ कंटिन्यूस परस्यूट ऑफ नॉलेज। इसका मतलब है कि सफलता का मार्ग ज्ञान के निरंतर खोज का मार्ग है, और सक्सेसफुल लोगों में यही चीज़ कॉमन होती है कि वे अपने गोल्स, बिजनेस और प्रोफेशन के रिगार्डिंग स्वयं की स्पेशलाइज्ड नॉलेज को लाइफ लॉन्ग इन्हेंस करते रहते हैं। प्रिंसिपल नंबर 5, इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। इमेजिनेशन वास्तव में माइंड की वह वर्कशॉप है जहाँ पर इंसान के सभी थॉट्स और डिजायर्स को राइट शेप और फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यह कहा जाता है कि इंसान जिस चीज़ को इमेजिन कर सकता है वह उसको क्रिएट भी कर सकता है। इमेजिनेशन 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज सिंथेटिक इमेजिनेशन एंड सेकंड वन इज क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन के द्वारा इंसान ओल्ड कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज और प्लान्स को न्यू कॉम्बिनेशन में अरेंज करता है। इस इमेजिनेशन के द्वारा कुछ नया क्रिएट नहीं किया जाता है, यह तो सिर्फ एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग वर्क करती है। और क्रिएटिव इमेजिनेशन के द्वारा इंसान का फाइनाइट माइंड इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। इस इमेजिनेशन से ही इंसान के माइंड में न्यू आइडियाज जन्म लेते हैं, और यह तब ही एक्शन में आती है जब आपका कॉन्शियस माइंड स्टिमुलेट होता है थ्रू द इमोशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर्स। प्रिंसिपल नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी बर्निंग डिजायर को रियलिटी बनाने के लिए एक परफेक्ट ऑर्गेनाइज्ड प्लान की जरूरत होती है, और इस चैप्टर में ऑथर प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाने के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है कि धन कमाने के आपके प्लान को बनाने और उसे पूरा करने में जितने लोगों की नीड हो उतने लोगों से कांटेक्ट करें और अपने एक मास्टरमाइंड ग्रुप को क्रिएट करें। सेकंड है, मास्टरमाइंड ग्रुप को क्रिएट करने से पहले यह डिसाइड करें कि आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को उनकी सर्विसेज के बदले में क्या बेनिफिट्स और एडवांटेज देने वाले हो। थर्ड है, वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से मीटिंग करें। फोर्थ है, अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के एवरी मेंबर के साथ अपना परफेक्ट तालमेल बनाएं, क्योंकि यह मास्टरमाइंड ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनदर 2 पॉइंट, जिसमें फर्स्ट है आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट टास्क में इंगेज्ड हैं, तो सक्सेस पाने के लिए आपके पास फॉल्टलेस प्लान होना चाहिए। सेकंड है, आपको दूसरों के एक्सपीरियंस, एजुकेशन, नेटिव एबिलिटी और इमेजिनेशंस के एडवांटेज लेने चाहिए, क्योंकि बिना इसके आपकी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून नहीं आता है। इसके साथ साथ ऑथर कहते हैं कि यदि आपका फर्स्ट प्लान फेल हो जाता है तो सेकंड प्लान बनाइए, और ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आप एक फॉल्टलेस प्लान न बना लें जो प्रॉपरली वर्क करे। इससे रिलेटेड एक फेमस कोट भी है, ए क्विटर नेवर विंस एंड ए विनर नेवर क्विट्स। ऑथर कहते हैं कि आज के युग में आप चाहे किसी भी बिजनेस और प्रोफेशन में हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि क्या आप अपनी पब्लिक और कस्टमर्स को इफिशिएंटली सर्व कर रहे हो या फिर नहीं। और इसका पता लगाने के लिए आप अपनी QQS रेटिंग भी कर सकते हो। इसका मतलब है क्वालिटी, क्वांटिटी एंड स्पिरिट, जो किसी भी सर्विस की परफेक्ट सेल्समैनशिप है। ऑथर बताते हैं कि सिर्फ क्वालिटी और क्वांटिटी ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप उसे किस भावना से करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते समय आपका बिहेवियर कैसा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन सभी का कॉम्बिनेशन ही आपकी सक्सेस को सुनिश्चित करता है। प्रिंसिपल नंबर 7, डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। एक रिसर्च के अनुसार 25,000 फेलियर मैन एंड वुमेन का डीपली एनालिसिस करने के बाद यह फैक्ट सामने आया कि लैक ऑफ डिसीजन असफलता की सूची में सबसे ऊपर है, जिससे यह क्लियर हो जाता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज द अपोजिट ऑफ डिसीजन, और यही वह कॉमन एनिमी है जिसे हर इंसान को कॉन्कर करना चाहिए, क्योंकि डिसीजन न लेना भी एक डिसीजन है। ऑथर बताते हैं कि बहुत सारे लोगों का डीपली एनालिसिस करने के बाद जिन्होंने बेशुमार दौलत हासिल की है, यह फैक्ट सामने आया है कि उन सभी में एक चीज़ कॉमन है, वो है तत्काल निर्णय लेने की आदत।
और यदि उन्हें अपने लिए गए डिसीजंस को चेंज करना होता था तो वे बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करते थे, जबकि असफल लोगों के साथ इसका टोटली अपोजिट था। या तो वे लोग डिसीजन लेते ही नहीं थे, और अगर कोई लेता भी था तो उसमें बहुत समय लगा देता था, और अक्सर वे अपने लिए गए डिसीजंस को बहुत जल्दी चेंज कर देते थे। इससे यह पता चलता है कि निश्चित निर्णय लेने के लिए हमेशा साहस की जरूरत होती है। प्रिंसिपल नंबर 8, परसिस्टेंस, द सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ। ऑथर कहते हैं कि परसिस्टेंस एक एसेंशियल फैक्टर है किसी भी डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस में, और इस परसिस्टेंस का बेसिस है विल पावर। उनका कहना है कि डिजायर ही सभी अचीवमेंट्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। जिस तरह कम आग से कम हीट मिलती है, उसी तरह वीक डिजायर्स के रिजल्ट भी वीक ही होते हैं। और यदि आप में लैक ऑफ परसिस्टेंस है तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ अपने डिजायर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ऑथर का कहना है कि गरीबी उस व्यक्ति की तरफ अट्रैक्टेड होती है जिसका माइंडसेट इसके लिए फेवरेबल होता है, और मनी ऐसे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्टेड होता है जिसका माइंडसेट इसे अट्रैक्ट करने के लिए कम्प्लीटली रेडी हो। ऑथर बताते हैं कि परसिस्टेंस एक मानसिक अवस्था है, यानी एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसे आप डेवलप कर सकते हो, लेकिन समस्या ये है कि इसे डेवलप कैसे करें। तो इसके रिगार्डिंग इस बुक में ऑथर 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बताते हैं जिसके थ्रू इसे आप इजीली डेवलप कर सकते हो। फर्स्ट है, आपके पास एक ऐसा डेफिनेट पर्पस होना चाहिए जिसको फुलफिल करने की आप में बर्निंग डिजायर हो। सेकंड है, एक ऐसा डेफिनेट प्लान जिस पर आप कंटिन्यूअसली वर्क करो। थर्ड है, एक ऐसा माइंडसेट हो जो टाइटली क्लोज्ड हो सभी नेगेटिव और डिस्करेजिंग इन्फ्लुएंसेस के अगेंस्ट। फोर्थ है, एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों के साथ आपकी मित्रता हो जो आपको आपके प्लान एंड पर्पस को अचीव करने के लिए इनकरेज करें। यही वे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हर इंसान अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता है। प्रिंसिपल नंबर 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, द ड्राइविंग फोर्स। Power is required for the accumulation of money, and the power is also necessary for the retention of money after it has been accumulated. इसका मतलब है कि धन कमाने और कमाने के बाद उसे बनाए रखने में दोनों केसेज में पावर की आवश्यकता होती है। ऑथर बताते हैं कि किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों का सिंगल स्पिरिट ऑफ हार्मोनी के साथ नॉलेज एंड एफर्ट्स का कोऑर्डिनेशन जो किसी व्यक्ति विशेष की डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करे, वह मास्टरमाइंड ग्रुप की पावर होती है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रिक बैटरीज सिंगल बैटरी से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक उसी तरह से 2 या 2 से अधिक ह्यूमन माइंड्स अकेले व्यक्ति के माइंड की तुलना में ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी और पावर प्रोड्यूस करता है। इसे ही पावर ऑफ मास्टरमाइंड कहा गया है। प्रिंसिपल नंबर 11, द सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्टिंग लिंक। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड इंसान के फाइनाइट माइंड और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड एज ए वर्कर आपके लिए डे एंड नाइट वर्क करता है। ऑथर कहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने अनजाने दोनों ही टाइप्स के थॉट्स नेगेटिव और पॉजिटिव एंटर होते हैं, और इसके लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्लान, डिजायर और गोल दे सकते हो जिसे आप रियलिटी में बदलना चाहते हो, और ऐसा आप ऑटो सजेशन प्रिंसिपल्स के थ्रू कर सकते हो। और इसके साथ ही ऑथर हमें 7 मेजर पॉजिटिव एंड 7 मेजर नेगेटिव इमोशंस के बारे में भी बताते हैं। नाउ लेट्स कम टू द 7 मेजर पॉजिटिव इमोशंस, द इमोशन ऑफ डिजायर, फेथ, लव, सेक्स, enthusiasm, romance, hope. So now let's come to the 7 major negative emotions, the emotion of fear, jealousy, hatred, revenge, greed, superstition, anger. Principle number 12, the brain, a broadcasting and receiving station for thoughts. Every human brain थॉट्स के वाइब्रेशंस का ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन दोनों ही होता है, और आप अपने थॉट्स के वाइब्रेशंस को इमोशंस के थ्रू इन्हेंस कर सकते हो। ऑथर बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपके ब्रेन का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होता है जिसके थ्रू थॉट्स के वाइब्रेशंस को ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारित किया जाता है, और क्रिएटिव इमेजिनेशन रिसीविंग स्टेशन है जिसके थ्रू इनको रिसीव किया जाता है। प्रिंसिपल नंबर 13, द सिक्स्थ सेंस, द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। दोस्तों, सिक्स्थ सेंस आपके सबकॉन्शियस माइंड का वह हिस्सा है जिसे क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं। यह रिसीविंग स्टेशंस भी है क्योंकि इसके थ्रू ही आपके माइंड में न्यू आइडियाज, प्लान्स एंड थॉट्स क्लिक होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट चैप्टर, हाउ टू आउटविट द 6 घोस्ट ऑफ फियर। इस चैप्टर में ऑथर हमें 6 बेसिक फियर्स के बारे में बताते हैं जो इस प्रकार से हैं: द फियर ऑफ पॉवर्टी, क्रिटिसिज्म, इल हेल्थ, लॉस ऑफ लव ऑफ समवन, ओल्ड एज, डेथ।
ऑथर का कहना है कि डर एक मानसिक अवस्था से अधिक कुछ नहीं है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है और इसे न्यू डायरेक्शन भी दी जा सकती है। सो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इस बुक के मेन एसेंस की तरफ, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको एवरी वीक कुछ नया और अमेजिंग सीखने को मिले। सो दोस्तों, इस बुक का मेन एसेंस है बिफोर यू कैन बिकम ए मिलियनर यू मस्ट लर्न टू थिंक लाइक वन, यानी कि आप रिच बनने से पहले आपको रिच पर्सन के जैसा सोचना सीखना चाहिए और ऐसा आप इस बुक में गिवन 13 प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करके इजीली कर सकते हो। यानी हमें रिच बनने से पहले हमें अपने माइंडसेट को रिच बनाना है, उसके बाद में रियल लाइफ में रिच बनना बहुत आसान है। सो गाइस, यदि आप इस लाइफ चेंजिंग बुक को कम्प्लीटली इन डिटेल्स में रीड करना चाहते हो तो आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो और अपने माइंडसेट को रिच बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो, जो कि रिच बनने के लिए बेहद ज़रूरी है। सो गाइज, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।